Welcome once again to my channel Blue Chip Finance Education and Learning, and in this video we are going to discuss about the questions of final account related to paper 2009 and if possible 2010. So first of all question 2009 का जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा गया है जी, आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी है और ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और ये आपको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी पार्ट 1 की, वो इसकी ज़रूर देखें क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें फाइनल अकाउंट्स बनाने के बारे में बताई गई हैं। जो जो यहाँ पे पॉसिबल है मैं फिर उसे रिपीट कर दूँगा। क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करने की आदत डालें एडजस्टमेंट से। मतलब ये है कि आप जिस इंफॉर्मेशन को ट्रीट कर लें उसको दोबारा देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। और एक एस्टीमेट के मुताबिक आप पहले से स्केड्यूल इसका बना लिया करें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का भी और बैलेंस शीट का भी। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है, अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक अंदाज़ा हो जाता है कि जो 1/3 पोर्शन है वो आप रिज़र्व रखें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, और उसी के साथ जो नेक्स्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके लिए जगह छोड़ें। और बैलेंस शीट के अंदर आपकी एक डेबिट साइड के ऊपर एसेट्स और क्रेडिट साइड के ऊपर लायबिलिटी, और उसके बाद आप वन बाय वन आप शुरू करें। फॉर एग्जांपल स्टार्ट हम लेते हैं जी, सैलरीज एंड वेजेस आर आउटस्टैंडिंग ₹255 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। मीनिंग इसका ये है कि सैलरीज 255 और वेजेस 72 आपके ऊपर ड्यू हो चुकी हैं पे करना, जबकि आपने जो एक्चुअल पे कर चुके हैं, आप सैलरीज आप 2000 पे कर चुके हैं जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और वेजेस आप 7000 पे कर चुके हैं जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग में आएगा, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आएगा। और एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तो दोनों आएंगे डेबिट साइड के ऊपर ही, लेकिन वेजेस ट्रेडिंग में और सैलरीज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। और एडजस्टमेंट्स याद रखें हमेशा दो जगह पे ट्रीट की जाती हैं, जबकि जितने भी रिमेनिंग ट्रायल बैलेंस के फिगर्स हैं वो हमेशा एक जगह पे ट्रीट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सैलरीज और वेजेस आउटस्टैंडिंग हैं, ये मतलब आपके ऊपर ये ड्यू हो चुकी हैं पे करना, तो आप इनको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा ऐड होता है। तो सैलरीज के अंदर हम 255 और वेजेस के अंदर हम 72 जो है ये ऐड कर देंगे। तो सैलरीज जो हैं इसको अगर देखें प्रॉफिट एंड लॉस में 255 आपने ऐड कर दिया, और जो वेजेस हैं वो आपने 72 जो हैं वो ऐड कर दी। और ये ऐड करने के बाद आपके पास जो न्यू बैलेंस है वेजेस का वो 7072 है, और सैलरीज का न्यू बैलेंस 2255 है। अब जो दूसरी इनकी ट्रीटमेंट है वेजेस की आउटस्टैंडिंग की और सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये दोनों आपके ऊपर लाइबिलिटी हैं, और ये लाइबिलिटी साइड के ऊपर दोनों बैलेंस शीट में ये ट्रीट की जाएंगी, वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है ये हर लिहाज से कंप्लीट हो चुकी है, और अब आपको इसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट है जी, goods costing ₹105 were taken away by the proprietor for his personal use। तो ये आपके लिए जो भी गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है वो हमेशा ड्राइंग कंसिडर की जाती है। और ये अगर गुड्स की शक्ल में ले रहा है तो ये लाजमी बात है कि ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस में से आप माइनस कर सकते हैं। जब कोई भी अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है तो ओपनिंग स्टॉक से सबसे पहले स्टॉक देखा जाता है, उसके बाद उसमें जितनी भी परचेजेस हैं उनको ऐड किया जाता है। और परचेजेस ऐड करने के बाद अगर कोई प्रोप्राइटर गुड्स की शक्ल में कुछ चीज़ें बीच में से निकाल रहा है, तो जर्नल से अगर आप फेमिलियर हैं, जर्नल के अंदर आप देखें कि गुड्स जिस वक्त आप बाय करते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, तो गुड्स जिस वक्त आपके पास जाएंगे तो परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। सो ये गुड्स जो हैं जो आप प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है ये परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे। तो परचेजेस में से ये 105 माइनस हो गया, परचेजेस आपका था 21750,
परचेजेस आपका एसेट है और इसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। सेल्स आपका रेवेन्यू है, इसका फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। तो 21750 में से आप 105 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग बैलेंस आ गया 21645। और दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होती है, और कैपिटल में से आपने ड्राइंग को लेस कर दिया 105। इसके लिए बेहतर ये है कि आप कैपिटल को पहले लिख लें, और कैपिटल जो है वो यहाँ पे आपके पास है जी 13705। 13705 जो है वो कैपिटल आपका आ गया, और उसमें से आपने ड्राइंग्स को माइनस कर दिया। लेकिन अभी हम इसको फाइनल अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, अगर लॉस है तो वो लेस होगा, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर फाइनली लिख देंगे। तो अभी तक आपकी दूसरी एडजस्टमेंट जो है ये भी क्लियर हो चुकी है, जबकि इसमें से एक आपका कैपिटल ट्रीट हो चुका है, वेजेस भी ट्रीट हो चुकी हैं आपकी, और उसके बाद सैलरीज भी आपकी ट्रीट हो चुकी हैं, और परचेजेस भी आपका ट्रीट हो चुका है। थर्ड एडजस्टमेंट के ऊपर आते हैं जी। द स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड एट ₹6075। जो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास वो है 6075, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह पर आएगा। एक तो ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा 6075, और एक आपका ये क्लोजिंग स्टॉक यानी एंड के ऊपर, अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर ये स्टॉक आपके पास बच गया है, ये आपका एसेट है, और ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर आपका ट्रीट कर लिया जाएगा 6075। तो इसकी भी जो दो जगह पे ट्रीटमेंट थी वो हम पूरी कर चुके हैं। तो ये एडजस्टमेंट भी आपकी हो गई पूरी। अब एडजस्टमेंट से आप बेफिक्र हो चुके हैं। अब आप आ जाएं जी ट्रायल बैलेंस पे। सबसे पहले बिल्डिंग इज़ योर एसेट। आप एसेट साइड के ऊपर इसको ट्रीट कर देंगे। बिल्डिंग जो है ये आपका एसेट है, यहाँ पे आपने ट्रीट कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रायल बैलेंस में आ जाता है जी सेल्स आपका रेवेन्यू है 30,000। ये आप हमेशा डायरेक्ट रेवेन्यू है, ये आपका डायरेक्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। और इनको याद रखना बहुत आसान है, रेवेन्यू बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है फेवरेबल। तो रेवेन्यूज जितने भी हैं डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं वो क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे, और एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, डेबिट साइड के ऊपर। रेवेन्यू क्रेडिट के ऊपर और एक्सपेंसेस डेबिट साइड के ऊपर। उसके बाद आपका आ जाता है जी कैरेज डायरेक्ट। तो ये एक्सपेंस है, ये आप डायरेक्ट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस कर देंगे कैरेज डायरेक्ट 275 ट्रेडिंग के अंदर। और उसके बाद डिस्काउंट है जी, डेबिट में लिखा हुआ है तो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट में लिखा होता तो ये रेवेन्यू होता हमारे लिए। तो क्योंकि एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट कंसिडर किया जाता है, तो डिस्काउंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दोनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और डिस्काउंट और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आपने डेबिट साइड पे लिख दिए। उसके बाद आपके आ जाता है जी रिपेयर्स, कमीशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। कमीशन आप पे कर रहे हैं, अगर क्रेडिट में लिखा होता तो ये रेवेन्यू होता। रिपेयर्स आपका एक्सपेंस है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस हैं। इंटरेस्ट अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो ये एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट होता तो ये रेवेन्यू होता। ये चारों के चारों आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, और चारों के चारों यहाँ पे आपके आ जाएंगे रिपेयर्स, कमीशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। तो ये आपके एक्सपेंस में आ गए। उसके बाद फर्नीचर आपका एसेट है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर चला जाएगा। फर्नीचर आपके लिए ये आ गया एसेट साइड के ऊपर। उसके बाद आपके पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने पैसे वसूल करने हैं, रिसीव करने हैं, और क्रेडिटर्स वो हैं जिनको आपने पे करने हैं। तो जिनसे रिसीव करने हैं डेटर्स, ये एसेट हैं, ये इसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा 3250। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको आपने पैसे पे करने हैं, और ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी में आ जाएंगे, और डेटर्स आपके
एसेट साइड के ऊपर आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर तो ये आगे जी सन्ड्री डेटर्स 3250, और ये आपके आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 2100। उसके बाद आपके पास कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड दोनों एसेट हैं आपके लिए, और ये एसेट साइड के ऊपर ट्रीट कर दिए जाएंगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। और फाइनली आप सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ये आपकी रेवेन्यू साइड है और ये आपकी एक्सपेंस साइड है। रेवेन्यू साइड जो है ये बड़ी है 36075, और जो आपकी एक्सपेंस साइड है वो 7083। आपके पास तमाम एक्सपेंसेस पे करने के बाद ये पैसा आपके पास है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा 7083, और इस प्रॉफिट में से ये पैसा आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पे किया है, और फाइनली आपके पास 1748 नेट प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और वो ऐड करने के बाद आपके पास कैपिटल जो है, जो न्यू अपडेटेड कैपिटल है 15348, और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ और एसेट साइड दोनों इक्वल हैं 17775। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन इस पेपर में कोई नहीं पूछा गया। एक एमसीक्यू है, व्हेन इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड, और इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट। जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट अभी आपने देखा है कि हमने किधर से बैलेंसेस लिए हैं, सारे आपके ट्रायल बैलेंस से। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे 2010 का जो पेपर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना वही है कि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले आपने ट्रीट करनी है एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे आएगा जी, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के ऊपर और एक आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर। तो ये ट्रेडिंग साइड के क्रेडिट साइड के ऊपर आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक, और एक हमने बैलेंस शीट में रिप्लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%, यानी 10% की जो वैल्यू है मशीनरी की वो वियर एंड टीयर की वजह से वो डेप्रिसिएट हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो ये एक तो इसकी जो डबल ट्रीटमेंट है वो ये है कि एक तो ये 10% आपका एक्सपेंस बन चुकी है, और आप एसेट साइड, क्योंकि मशीनरी आपकी एसेट है तो एसेट में से आप 10% माइनस कर देंगे। और आप सबसे पहले तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे लिखेंगे, और मशीनरी की वर्थ है जी यहाँ पर 7600, और 7600 का 10% 760 बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 760 कैलकुलेट करके लिख दिया, डेप्रिसिएट ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और मशीनरी चूँकि आपका एसेट है तो अब हम इसकी जो बुक वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू का मतलब ये है जी कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अब आपकी जो इस साल मशीनरी इस साल शुरू होने में जो मशीनरी की वैल्यू थी वो 7600 थी, और इस साल मज़ीद 760 कम हो गई, अब न्यू बुक वैल्यू 6840 है। और उसके बाद आपकी जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो है एक्रूड एक्सपेंसेस, सैलरी रुपीज़ 300 एंड वेजेस रुपीज़ 1000। यानी कि ये सैलरी 300 आपने आपके ऊपर ड्यू हो चुकी है पे करना, और वेजेस 1000 आपके ऊपर ड्यू हो चुका है पे करना। अगर आपने अभी तक जो सैलरी है वो पे की है जी 6500, और वेजेस जो हैं वो आपने पे किए हैं 7000। तो ये आप एक्चुअल पे कर चुके हैं, जबकि ये आपके ऊपर मज़ीद इस साल ड्यू हो चुका है इनको पे करना, तो ये इसी साल का एक्सपेंस है। वेजेस और सैलरीज दोनों में ये ऐड हो जाएंगे, और ये जो 300 और 1000 है ये चूँकि अभी तक आपने पे नहीं किए और लाइबिलिटी है ये आपके ऊपर, तो ये आप लाइबिलिटी साइड पे भी बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो वेजेस 7000 के अंदर 1000 ऐड हो जाएगा, और सैलरी 6500 के अंदर 300 ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले वेजेस ये 8000 बन जाएंगी, और जो आपकी सैलरीज हैं ये 6800 हो जाएंगी, और ये दोनों आपकी लाइबिलिटी साइड के ऊपर भी चली जाएंगी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग।
और ये ट्रीट करने के बाद अब आप ये भी ट्रीट कर चुके। अब गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस हो चुका है। 600 की ड्राइंग्स हैं, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल रहा है, तो परचेजेस में से इसको लेस कर देंगे। परचेजेस हैं आपकी 104,000 और 104,000 में ये आपने 600 जो है ये माइनस कर दिया। लेकिन अभी चूंकि रिटर्न्स भी हैं तो फाइनल अमाउंट हम बाद में लिखते हैं। और ये जो गुड्स हैं जो कि प्रोप्राइटर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहा है, ये आपके कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा। कैपिटल आपका है 35,000, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 35,000 गिवन है। और इसके अलावा कुछ कैश ड्राइंग्स भी आई थिंक इसने निकाली हैं। कैश की शक्ल में जो ड्राइंग्स इसने अभी तक निकाली हैं या ऑलरेडी निकाल चुका है पहले से, वो 3000 है। तो ये अब आपकी फ्रेश ड्राइंग्स जो हैं वो 3000 नहीं बल्कि ये 600 मज़ीद मिला के ये 3600 हो चुकी हैं। और ये 3600 आपने कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो ये आपकी की तमाम एडजस्टमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले परचेज 104,000 हम ट्रीट कर चुके हैं, लेकिन इसमें से रिटर्न्स परचेजेस रिटर्न्स जो हैं वो 2400 हैं। परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, जबकि परचेज रिटर्न जो हैं वो क्रेडिट होंगी। इसी तरह सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है और सेल्स रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस 3200 डेबिट होगा। तो परचेजेस और सेल्स को हम सबसे पहले ट्रीट करते हैं। परचेजेस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी 104,000 और उसमें 600 ड्राइंग्स भी हम माइनस कर चुके हैं। मज़ीद इसमें 2400 रिटर्न्स को हम माइनस करेंगे और ये 2400 माइनस करने के बाद आपके पास जो नेट परचेजेज हैं वो 101,000 और उसके बाद जो सेल्स है वो आपकी थी 132,000 और रिटर्न्स 3200 है। तो ये माइनस करने के बाद आपके पास जो नेट सेल्स है वो 128,800 है। तो सेल्स भी ट्रीट हो चुकी हैं आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। फ्रेट और कैरेज दोनों आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ये ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएंगे और फ्रेट और कैरेज आपने ये डेबिट साइड के ऊपर लिख दिए। उसके अलावा आपके पास है जी रेंट, और जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और रेंट जो है ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये यहाँ पे मेंशन कर दिया 2000। और उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अभी लास्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। डेटर्स का फेवरेबल बैलेंस है डेबिट और क्रेडिटर्स का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स वो हैं जिनको आपने पे करने हैं। तो 6400 एसेट में आ जाएगा, 6800 आपका लायबिलिटी में आ जाएगा और बैलेंस शीट में ये 6400 सन्ड्री डेटर्स और 6800 सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसके बाद आपका स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 2007 ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा और ये आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 1000। उसके बाद आपका बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है डेटर्स और क्रेडिटर्स का। बिल रिसीवेबल वो बिल हैं जो आपने लेने हैं और बिल्स पेबल वो बिल हैं जो आपने पे करने हैं। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, फेवरेबल बैलेंस डेबिट, और बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी है, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। तो 4600 लायबिलिटी में चला जाएगा और 2700 आपका एसेट के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 2700 बिल रिसीवेबल एसेट में आ गया और 4600 बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी में। उसके बाद आपका लास्ट जो आपका रह गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका एसेट है और एसेट साइड पे ये ट्रीट कर दिया जाएगा 27400। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब फाइनली आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये रेवेन्यू साइड है, ये बनती है आपकी 145,800 और तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25800 है और 25800 आपका फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा
और ये रकम आपके पास मौजूद है। इसमें से ये तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बच जाता है वो 16240 है। 16240 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद आपकी एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल आएगी 60340। उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो याद रखें कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जिस वक्त बल्क क्वांटिटी के अंदर सेलर से प्रोडक्ट्स बाय की जाती हैं, तो सेलर की तरफ से उसकी जो प्राइस है उसमें कुछ कमी की जाती है, जो उसकी लिस्ट प्राइस है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट का नाम देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज़ नॉर्मली गिवन बाय द सेलर टू द बायर व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर बॉट। जबकि कैश डिस्काउंट जो है ये हमेशा जो बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि वो जो उनके ज़िम्मा जो पेमेंट है आपको पे करना, वो आपको वक्त से पहले वो पे कर सकें। तो कैश डिस्काउंट्स आर डिस्काउंट्स और रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल बिल्स दोज आर गिवन बाय द सप्लायर और सेलर्स टू बायर्स टू रिकवर द डेट्स फ्रॉम द बायर्स एज अर्लियर एज पॉसिबल। ये फ़र्क था जी ट्रेड और कैश डिस्काउंट में। और दूसरा क्वेश्चन था जी इसके अंदर कि एक्सप्लेन द टर्म्स एक्रूअल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एक्रूअल जो हैं ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस और उनकी एंट्रीज जिनको आप नोट तो कर लें, लेकिन वो रेवेन्यूज़ कैश की शक्ल में या एक्सपेंसेस कैश की शक्ल में आपने ना पे किए हों और रेवेन्यू की शक्ल में आपने अभी तक वसूल ना किए हों, यानी कि आप जर्नल एंट्री उनकी कर दें लेकिन रेवेन्यूज़ कैश की शक्ल में आपको ना मिले हैं अभी, और एक्सपेंसेस कैश की शक्ल में अभी आपने ना पे किए हों, लेकिन आपने जर्नल एंट्री के अंदर उनको ट्रीट कर दिया हो। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्रूअल या एक्रूअल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। When any journal entry related to revenue or expense is made without cash, the concept is called accrual. The concept of accruals is used when the credit sales or purchase happens on large scale. बड़े पैमाने के ऊपर जिस वक्त बाइंग एंड सेलिंग होती है तो उसमें ये यूज़ किया जाता है कॉन्सेप्ट। Prepaid expenses. If we pay any expense in advance, the expense is called prepaid expense. It is considered as asset in balance sheet, but when it is realized, it is treated as an expense. अभी आपने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में भी देखा होगा कि प्रीवियस जो आप एक्सपेंस प्रीपेड कर देते हैं, एडवांस में आप अगले टाइम पीरियड का आप एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते हैं, तो ऐसा एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है और उसको हम नॉर्मली माइनस कर देते हैं और उसको एसेट में डबल ट्रीटमेंट में हम एसेट के अंदर जाकर लिखते हैं। वो इस वजह से कि वो अभी तक इनफैक्ट एक्सपेंस जो है वो कंसिडर नहीं होता, और जब तक वो एक्सपेंस नहीं बनता हम उसको एसेट ही कंसिडर करते हैं। तो ऐसा एक्सपेंस जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। So if we pay any expense in advance, the expense is called prepaid expense. It is considered as asset in balance sheet, but when it is realized, it is treated as an expense. और इसके अंदर जो MCQ है वो एक ही है जी। Depreciation is correct option is decrease in value of asset due to wear and tear. जो वक्त गुजरने के साथ साथ over the time period reduction in the value of asset due to wear and tear is called डेप्रिसिएशन। तो ये थे जी 2009 और 10 के फाइनल अकाउंट्स के एक्सटेंसिव क्वेश्चंस, उनके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले पेपर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।